बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी? क्या पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं? व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर ऐसे वक्त में दो इंटरव्यूज जिनके अंदर इन मुज़ाकरात से क्या दावा किया गया, व्यूअर्स, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इन मुज़ाकरात को लेकर मैदान में आ गई है। क्या तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर फौज को पैगाम दे रही हैं और तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है मुज़ाकरात को बुनियाद बनाकर? इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। अमरीकी खबर एजेंसी ने इंटरव्यू के अंदर किस किस्म के इंकशाफात किए और फिर राना सनाउल्लाह और महमूद अचकजई की बात कब शुरू हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा ने इस हवाले से क्या इंकशाफ किया? और फिर व्यूअर्स, कराची से भी खबर शामिल करेंगे जहां पर जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री को मनसूख कर दिया गया। उनके ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगाए गए और 40 साल पहले जो उनको डिग्री दी गई, इसके ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने इंक्वायरी इससे पहले क्यों नहीं की? इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, मौलाना का सियासी चश्मा और प्यासी हुकूमत, क्या फजलुर रहमान हुकूमत की प्यास बुझा पाएंगे? और तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान को क्या मशवरा दिया? व्यूअर्स, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। खान साहब ने इन मुज़ाकरात को मुस्तरद किया। इमरान खान ये समझते हैं कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत, जिन्हें झूठा और जाली मैंडेट देकर आपने हुकूमत इनके हवाले की, इनसे बात नहीं होगी, बल्कि जिन्होंने इन्हें ये मैंडेट दिया हम उनसे बात करेंगे। ताकत जहां पर है वहीं से बात होगी और इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान से मुज़ाकरात की कहानी हुकूमत एक बार्गेनिंग चिप और डीलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करती रही और वो चाहती है हमेशा से, जब से मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई, कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए और जो अपोजिशन और जिस तरह से एजिटेशन ये हमारे खिलाफ करते हैं इन्हें रोका जाए। जब हम इन्हें एंगेज कर लेंगे तो ये एजिटेशन खत्म हो जाएगी और ये बात इमरान खान को मालूम थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। व्यूअर्स, अब बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात और मुज़ाकरात के हवाले से एक रिएक्शन दिया और उन्होंने तरदीद करते हुए ये कहा कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं और आज भी हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। बतौर अपोजिशन जमात स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने और अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक हैं। अगर आपका स्पीकर किसी दूसरी जमात का है तो ये हो नहीं सकता कि आप उससे ना मिलें। और अगर कोई ये कहे कि स्पीकर से मुलाकात आप इसलिए करते हैं कि मुज़ाकरात की बात की जाए, तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, बल्कि हमारे जो हकूक़ हैं पार्लिमान के अंदर और हमारे लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, तो स्पीकर कौमी असम्बली से मिलना और इन अमूर को उन तक पहुंचाना ये एक नेचुरल सी बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए कभी भी पेशकश जो है वो नहीं की। लेकिन क्या हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब महमूद अचकजई साहब ने दिया और उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप अच्छे की खबर जो है आपको बहुत जल्दी मिलेगी। महमूद खान अचकजई ने इस बात की तस्दीक की और कि राना सनाउल्लाह से उनके पार्लियामेंट में मुलाकात हुई और मसला मुज़ाकरात के बगैर पाकिस्तान की मईशत का या पाकिस्तान की सियासत का हल नहीं हो सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब फवाद चौधरी साहब की जी एंट्री हुई है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हें आजकल उनके इंटरव्यूज़, जब से उनके खिलाफ घेरा तंग किया गया, पिछले कुछ अरसे से हमने उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एंट्री की कोशिश देखी। और इनकी स्टेटमेंट क्या है? वो ये कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि महमूद खान अचकजई और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान गुफ्तगू पिछले 2 माह से चल रही है, लेकिन किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई और बाद में खबर मीडिया के ऊपर आ गई। लिहाजा अब हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अब इमरान खान को भी इसके ऊपर मुस्बत रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो ऑब्वियसली अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और जिनकी कोशिश है कि वो किसी तरह सियासत के अंदर रेलिवेंट रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी एक पोजीशन बनाए या फिर किसी और का पैगाम अपने बयानात के साथ मंसूब करके उसके ऊपर बाकायदा एक लॉबिंग की जाए। स्टेटमेंट सर ऐसे जारी होती हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे आज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना कि हमें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद होने की ज़रूरत है, कौमी मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए
और इस वक्त टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्हें फैसला करके आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बयानात के जरिए सबको इकट्ठा बैठने का जो इन्होंने इस वक्त राग अलापना शुरू कर दिया और स्टेक होल्डर्स और इदारों से ये कहते हैं कि इकट्ठे होकर बैठे हैं पाकिस्तान की खातिर, ये मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। और मुस्तकबिल करीब के अंदर जो इंतहाई अहम फैसले होने हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पोजीशंस हैं उनके ऊपर तैनातियां होंगी या एक्सटेंशन मिलेगी, उसमें अपना भावताव ये बढ़ा देंगे। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ऐसी बातें कर रही है चूंकि उन्हें अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस ओपन रखने हैं। फिर याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ की पार्लिमान के अंदर पोजीशन और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आने वाले कल के अंदर सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील होता है, ये तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि तमाम लोग मिलकर बैठें, स्टेक होल्डर्स। और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को अगर पीपल्स पार्टी ये पैगाम दे रही है तो इससे साफ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अपना भाव बढ़ा रही है और मुस्तकबिल की तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब को आप सुने तो वो क्या कहते हैं कि पहले माफी मांगे और इसके बाद आगे बात होगी। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। नवाज शरीफ कह देते हैं कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, तो क्या इस कंफ्यूज बयानी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है, हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मुफाद में है। और व्यूअर्स, हम हमेशा ये बात करते रहे कि पाकिस्तान को इस वक्त मकबूल फैसलों की जरूरत है और मकबूल फैसले मकबूल लीडरशिप से आते हैं। और मकबूल लीडरशिप अपने पाबंदी सलासिल करके पाकिस्तान से तरक्की का एक जो रास्ता था वो रास्ता छीन लिया। ये मौका था पाकिस्तान के लिए, ये मौका आपने गंवा दिया। अभी भी ये लम्हा फिक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो इमरान खान को अंदर रखे पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं। सरकार ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे क्योंकि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठकर पाकिस्तान के लिए बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता जिस तरह से हालात इस वक्त चल रहे हैं, हमें तरक्की पाकिस्तान में अगले कई दहाइयां जो हैं वो होते हुए नजर नहीं आ रही। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रुकावट वो तमाम फैसले हैं जिन्हें आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। रऊफ हसन साहब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन मैंडेट हकीकी लोगों के पास जाना चाहिए सियासी इस्तेहकाम के लिए। पीटीआई की जो इस वक्त अवामी मकबूलियत है उसे तस्लीम किया जाए, मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्हीब बहुत ही ज़रूरी है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते लेकिन आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि जिनके पास ताकत है उनसे बातचीत की जाए। और इस वक्त ताकत पाकिस्तान में फौज के पास है, इसलिए हुकूमत नहीं फौज से बातचीत जो है वो मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला होगा। बड़ी जमात और ताकतवर इदारे के दरमियान बातचीत जरूरी है। पीटीआई मैंडेट को तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है और फौज से मुज़ाकरात के लिए जो हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। अब बाज लोग ना ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये करते हैं कि आप फौज से बात करना चाहते हैं, आप फौज के कंधे पर बैठकर हुकूमत पे आना चाहते हैं। इन लोगों को ये समझ नहीं बात आती कि आप फौज के कंधों पर बैठकर हुकूमत में आ चुके हैं। और जमहूरी लोग जब खुद से फैसले नहीं कर सकते और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होगा जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो फिर यकीनन जहां पर ताकत होगी उन्हीं से बात होगी। आप जमहूरी लोगों से बात करें लेकिन उनकी डोरें अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जहां से उन्हें खींचते हैं तो फिर जिनके हाथ में डोरें होंगी उन्हीं से बात होगी। और जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो कठपुतली हैं, कठपुतलियों से बात नहीं होती। जहां से कंट्रोल किया जाएगा उसी कंट्रोल रूम से बात की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि आप उन लोगों से बात करें ताकि जमहूरियत को चलने दिया जाए। और ये वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, ये इनके फ़ायदे में भी है और इनकी एक तरह से जान छूट जाएगी। और इन्हें बाजियाब करवाने के लिए इमरान खान बार बार फौज से बात करने की तरफ जो है वो जोर देते हैं। अब एक और चीज़ उन्होंने कही कि जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाए, 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएं तो माफी मांगेंगे। और एक और चीज जो इससे पहले भी पूछी जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फौज के अंदर जाती राब्ते हैं। इन जाती राब्तों की बुनियाद के ऊपर ही ये मुज़ाकरात वाला जो चैप्टर है ये ओपन हो सकता है। इस पर जोर दे रहे हैं रऊफ हसन साहब। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज व्यूअर्स उनकी तरफ से ये कही गई कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया गया ये जाती राब्तों का ही नतीजा था। और इन्हीं जाती राब्तों के जरिए आज भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और खान साहब जो हैं वो मिलकर बैठें और मुल्क के हालात को किस तरफ लेकर जाना है इसका फैसला करें। महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, सियासी जमातों से नतीजा निकले
तो महमूद खान अचकजई फौज से बात कर सकते हैं। 8 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज का आगाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। एहतजाज की इजाज़त आप हमें दें या ना दें, हमने हर सूरत में 8 सितंबर का जलसा जो है वो करके दिखाएंगे। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद अब सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये तहरीक चलाने जा रही है। व्यूअर्स, अब फैसला ऐवान की बजाय मैदान में होगा और बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये सवालात उठाते रहे लोग कि आप सड़कों पर कब आएंगे। जब भी कॉल दी गई आप सड़कों पर नहीं निकले। पाकिस्तान की आवाम निकलती है लेकिन क़यादत नहीं निकलती। मुतादिद दफ़ा जलसे जो हैं उन्हें मौखर किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जहां पर तनकीद हो रही है वहीं पर इनके इत्तेहादी भी ये सवाल करते हैं कि अगर आपने किसी जलसे की कॉल दी है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। बाकी जैसे भी हालात होंगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप जब इन जलसों को मनसूख करते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ डाउट जो है वो बढ़ जाता है। मैं व्यूअर्स आपको एक और जो कराची से खबर आ रही है इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का ये मामला है और कराची यूनिवर्सिटी का एलामिया जारी हुआ। डॉन अखबार ने इसे रिपोर्ट किया कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने कमेटी की सिफारिश पर एक हाई कोर्ट के जज की डिग्री और एनरोलमेंट मनसूख कर दिया है। यह फैसला एकेडमिक और सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाज अहमद की हिरासत के चंद घंटे बाद सामने आया, जिन्हें पुलिस ने अहम इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश की और बाद में उन्हें उठा लिया गया। यूनिवर्सिटी के शोबा अप्लाइड केमिस्ट्री के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को तभी रिहा कर दिया गया जब सिंडिकेट ने डिग्री को मंसूख कर दिया। इसकी टाइमिंग के ऊपर डॉन अखबार ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो लिखा है। अभी डॉन अखबार ने यह भी लिखा कि डॉक्टर रियाज की तरफ से यह दावा किया गया कि हफ्ते को होने वाले सिंडिकेट इजलास में 40 साल पहले जज की लॉ की जो डिग्री थी इससे मुतल्लिक एक जो एजेंडा आइटम है वो पेश किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर वो पहले ही इतराज कर चुके थे। ये मामला शुरू कब होता है? 2 माह पहले सोशल मीडिया पर एक खत गर्दिश करता है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के कंट्रोलर की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री के हवाले से लिखा गया तफसील के साथ। यह खत जामे कराची की जानिब से सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत इंफॉर्मेशन की दरखास्त का जवाब था और इसमें यह कहा गया कि उम्मीदवार तारिक महमूद ने 1991 में एनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की। तहम इम्तियाज अहमद ने 1987 में इसी एनरोलमेंट नंबर के तहत दाखिला लिया, जबकि LLB पार्ट 1 का ट्रांसक्रिप्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के नाम से जारी किया गया। अब व्यूअर्स, इस पर यह भी चीज सामने आई जो रिपोर्ट किया गया कि तारिक महमूद ने LLB पार्ट 1 के लिए एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत दाखिला लिया। खत में डिग्री को जाली करार नहीं दिया गया था, लेकिन इसे गलत जरूर करार दिया गया, जिसमें वजाहत की गई कि यूनिवर्सिटी पूरे डिग्री प्रोग्राम के लिए एक एनरोलमेंट नंबर जारी करती है। ये नहीं हो सकता कि पहले नंबर आपका कुछ और हो और बाद में इसे तब्दील कर दिया जाए, जिससे तालिब इल्म के लिए एक प्रोग्राम के लिए 2 एनरोलमेंट नंबर्स रखना नामुमकिन है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सर कसूर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। और घुटन और जिस तरह से इस वक्त मुदाखलत का माहौल है, इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बारिश का कतरा साबित हुए और ये जो जल थल आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर रियाज साहब ने इसमें अपना हिस्सा डाला और वो आवाज़ बन गए। उस फस्तायत के खिलाफ जो इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है, उस मुदाखलत के खिलाफ उन्होंने एक टक्कर दी कि आप हमें नहीं रोक सकते, आप जिनको रोक सकते हैं आप उन्हें रोकें, लेकिन हमारी आवाज़ को ना दबाया जा सकेगा और हम बोलेंगे। आपने उठा लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सच को पाकिस्तान से गायब नहीं कर सकते। सच कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो बाजियाब होकर सामने आएगा, और जब डॉक्टर साहब बाजियाब होकर सामने आए तो उन्होंने तमाम बातें कही। जस्टिस तारिक महमूद का कसूर क्या है? जस्टिस तारिक जहांगीरी उन 6 जजों में व्यूअर्स शामिल हैं जिन्होंने पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की और फिर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी पर अदालती मामलात में मुदाखलत का बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो वाहिद जज थे जिनसे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नून लीग के फॉर्म 47 के MNAs को खतरा था, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पहली समात पर ही फॉर्म 45 मंगवा लिए थे और नून लीगी MNAs जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर चले गए और उन्होंने क्या कहा वहां पे कि हमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर एतमाद नहीं है, लिहाजा हमारा केस किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। सहाफ़ी आसिफ बशीर बहुत देर तक जी, उन्होंने दुनिया टेलीविज़न में मेरे साथ काम भी किया, ये इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के घर से कुछ अर्सा पहले खुफिया तौर पर कैमरे जो है वो बरामद हुए
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की मुबैना बेटी टहरियान जेट वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरखास्त पर समाअत की और पहली समाअत में दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी। और इस बेंच की सरबराही भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कर रहे थे। शायद ये इनका कसूर था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत को मंजूर किया। क्या ये इनका कसूर था? जो अहम सवाल आते हैं ना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी माजी में अहम ओहदों पर रहे, ये गौर से सुनिएगा, इसलिए कि 40 वर्षों में किसी को ये ख्याल नहीं आया कि जनाब एक वकील जिसकी डिग्री जाली है वो इन ओहदों तक कैसे पहुंचता है। अगर जस्टिस जहांगीरी की कानून की डिग्री वाकई जाली है तो इन तमाम अफराद को भी पकड़ना चाहिए जिनकी वजह से वो वकील बने और उसके बाद इतने साल वकालत आप करते हैं, बार के अहम ओहदेदार रहे, एडवोकेट जनरल रहे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे और फिर 2020 में बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको जज तैनात कर दिया जाता है। वैसे इसमें जो सबसे अहम नुकता है वो जजेस की तैनाती का एक पूरा प्रोसीजर है। मैंने पाकिस्तान के अंदर आला अदलिया और मातहत अदलिया के अंदर वकला को जजेस बनते हुए देखा जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर पेश होते और हम उसे रिपोर्ट करते, बाद में वो जजेस बने, हाई कोर्ट के जजेस बने। जस्टिस मंसूर मलिक की एक सबसे अहम मिसाल है और मुझे आज भी याद है कि वो हाई कोर्ट की राहदारियों में हमारे साथ फिरते थे और बाद में वो हाई कोर्ट के जज बन गए। ये प्रोसीजर इतना सादा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो खुफिया इदारे हैं, वो बाकायदा तौर पर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं हुकूमत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर। यानी इस तैनाती का एक जो बड़ा हिस्सा है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि कौन सा जज कैसा है, किसके साथ उठता बैठता है, रिश्वतखोर तो नहीं है, इसका किरदार कैसा है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। कल को अदलिया में आकर किसके साथ जो है वो किस किस्म का सलूक करेगा, एजेंसीज इस बात को यहाँ तक भी असेस करती हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ थी कि एजेंसीज उस वक्त बुरी तरह फ्लॉप क्यों हुई, या उनको ये मालूम था या उन्होंने जानबूझकर इस चीज़ को छुपाया या फिर वो देख ही नहीं सकी और ये मामला आज उठाया गया या बनाया गया। ये तमाम सवालात हैं कि एक जज की डिग्री, एक वकील की डिग्री जाली थी और 40 साल पहले ये मामला जहाँ से शुरू हुआ और हमारी एजेंसी इसे ट्रैक ही नहीं कर सकी। ये वो सवाल है जो इन तमाम ये जो इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के गिर जो घेरा आपने तंग कर दिया, इसके ऊपर सीरियस कंसर्न और सवालात खड़े कर रहा है कि आपका असल में रोल क्या है। अगर उनकी डिग्री असली है तो जिन लोगों ने ये सारी साजिश रचाई है उन तमाम के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, आमिर फारूक समेत वकला बरादरी का भी एक बड़ा इम्तिहान है जी। वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनते हैं या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़े होंगे। और दूसरा, जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस केस में जवाबुल जवाब में कहा था कि बैरून मुल्क असासाजात की बाजियाबी के लिए बनाए गए एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। जजेस के खिलाफ शिकायत की तहकीक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है। और क्या कोई कराची यूनिवर्सिटी से पूछेगा कि जस्टिस जहांगीरी का जो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी टेकअप नहीं किया तो क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? और फिर यह भी चीज़ देखी जाएगी कि अगर इनकी डिग्री को यहाँ से कैंसिल कर दिया गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है और जजेस के हवाले से उनका क्या लायामल आइंदा के लिए भी होगा अगर ऐसे मामलात आ जाते हैं। फिर एक चीज़ भी इसके अंदर ये भी देखनी होगी कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका जा सकता है। आज और कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बाद अगले हफ्ते में क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रोक दिया जाएगा, ये बहुत ही अहम सवाल है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि मौलाना सियासी चश्मा और प्यासी हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने उन्हें क्या मशवरा दिया। JUI के जी रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी की मुलाकातों में मौजूदगी से लगता है कि इन मुलाकातों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल है। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा है, इसलिए हर कोई उनके पास आ रहा है। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने मौलाना को एक मशवरा देते हुए ये कहा कि हुकूमत के पास फजल रहमान को देने के लिए कुछ नहीं है। फजल रहमान हुकूमत के साथ जो इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए सियासी खुदकुशी से कम नहीं होगा। हुकूमत की डूबती हुई नैया का जो भी साथ देगा वो खुद डूब जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो फजल रहमान साहब की हमेशा से ख्वाहिश रही कि वो पाकिस्तान के सदर बने। और फिर दूसरी चीज़ जो अगर आप हमदुल्ला को सुने, हाफिज़ हमदुल्ला फजल रहमान साहब की जमात से इनका ताल्लुक़ है, तो वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो मैंडेट है वो चोरी किया गया।
और एक तरफ इत्तेहाद की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजल रहमान साहब के साथ करती है, लेकिन हम्दुल्ला हाफिज हम्दुल्ला ये कहते हैं कि केपी के अंदर उन्हें हराया गया और सारे का सारा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। वीर जी, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।